हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस में एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो सीजीपीएससी द्वारा आयोजित हो, सीजी व्यापम द्वारा आयोजित हो या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जैसे कि एसएससी हो गया, इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ कहीं भी साइंस एज अ सब्जेक्ट मेंशन होता है, तो ये एमसीक्यू सेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। और ये अलग अलग सब्जेक्ट में एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लाने का उद्देश्य ये है कि अभी आपका सीजी पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है कि आप अपनी प्रिपरेशन को मॉक टेस्ट की तरह आप इसे ले सकते हैं, जो कि सेक्शनल मॉक टेस्ट की तरह, कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट्स में है। ये आप इंडिया जीएस में देखें तो आपको साइंस को पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जैसे कि 35 क्वेश्चन का आपका इंडिया जीएस आने वाला है, तो उसमें आपका साइंस से क्वेश्चन बनेगा ही, क्योंकि आपने अभी फूड इंस्पेक्टर का पेपर दिया है और उसमें आपने देखा होगा कि साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और पीएससी भी पूछता है और व्यापम भी पूछता है, यानी कि वो बहुत सी ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से उठा रहे हैं। तो आपको साइंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में आप अपने क्वेश्चन साथ में देते हुए चलिएगा, पॉज कर लेना और अपने क्वेश्चन साथ में देते हुए चलना, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर सको कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, आप कंफर्टेबल हैं या नहीं। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन मिल्क? दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? सुगर, वाटर, मिनरल्स, फैट, चीनी, पानी, खनिज, वसा। आप पॉज कर लीजिए, अपने से पढ़िए और अपने से आंसर देते हुए चलिए। तो क्या है सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन मिल्क? तो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन मिल्क होता है फैट, वसा। दूसरा सबसे बड़ा तत्व दूध में कौन सा है? तो वसा होता है, फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अ पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग ऑन स्टोन ड्यू टू। पत्थर पर मारने पर एक व्यक्ति को चोट लगती है, क्यों? इनर्शिया के कारण, वेलोसिटी के कारण, रिएक्शन के कारण या मोमेंटम के कारण? जड़ता, वेग, प्रतिक्रिया, गति। तो किस वजह से उसे चोट लग जाती है? जब हम अपना पैर पत्थर पे मारते हैं तो हमें चोट क्यों लगती है? रिएक्शन की वजह से। किस वजह से? प्रतिक्रिया की वजह से। प्रतिक्रिया कहाँ से आई, रिएक्शन कहाँ से आया? तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये रूल यहाँ पे, ये लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है और इस वजह से हमें चोट लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। एनिमल प्रोटीन इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन बिकॉज। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि इट इज़ डाइजेस्टिबल, इट इज़ चीपर, इट्स टेस्ट इज़ गुड, इट इज़ रिच इन एमिनो एसिड। यह सुपाच्य है, यह सस्ता है, इसका स्वाद अच्छा है, यह एमिनो एसिड में समृद्ध है। तो क्या है हमारा आंसर? एनिमल प्रोटीन इज फर्स्ट क्लास प्रोटीन, कंसिडर्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन बिकॉज इट इज़ रिच इन एमिनो एसिड। यह एमिनो एसिड में समृद्ध होता है, इस वजह से इसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन, प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। यह किसका अध्ययन है? एग्रोस्टोलॉजी फसल का, घास का, फल का, तेल के, बीज का। क्रॉप, ग्रास, फ्रूट्स, सीड ऑफ ऑयल। तो एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रास, इज द स्टडी ऑफ ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? बेंजीन, एसिटिक एसिड, पेट्रोलियम ईथर, एसीटोन। तो क्या होता है नेल पॉलिश रिमूवर में? आप सभी को पता होगा, आई होप आपसे बन भी रहा होगा। एसीटोन होता है। क्या होता है? एसीटोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सक्यूज मी प्लीज।
विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड रेडियम, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रेडियम की खोज की थी? मैरी और पियरे क्यूरी ने, एंडर लुइस डेबर ने, कशिमर फजानसो ने, ओसवाल्ड हेलमुथ गोहरिंग ने। तो रेडियम की खोज किसने की? हु हैड डिस्कवर्ड रेडियम? तो मैरी और पियरे क्यूरी, मैरी एंड पियरे क्यूरी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following first classified the elements in a periodic table? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले तत्वों को आवर्त सारणी में वर्गीकृत किया? मेंडलीव ने, लॉजियर ने, जॉन न्यूलैंड्स ने, लोदर मेयर ने। तो किसने किया? सबसे पहले आवर्त सारणी में वर्गीकृत किसने किया था? तो मेंडलीव ने किया था, रशियन साइंटिस्ट थे ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, वैक्स यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल इज केमिकली अ मिक्सचर ऑफ, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक रूप से किसका मिश्रण है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, स्निग्ध हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, सुगंधित हाइड्रोकार्बन, स्निग्ध और सुगंधित हाइड्रोकार्बन। तो मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक किसका मिश्रण है? तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, हमसे पूछा जा रहा है। वैक्स यूज्ड फॉर मेकिंग अ कैंडल, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर इज, पीने के पानी में कठोरता की अधिकतम अनुमेय सांद्रता है 50, 200, 400, 500, 50, 200, 400, 500। तो पीने के पानी में कठोरता की अधिकतम अनुमेय सांद्रता कितनी होती है? मैक्सिमम परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर कितना होता है? तो वो 200 होता है, 200, कितना? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। Which of the following is not a periodic property of periodic table? आवर्त सारणी का कौन सा इनमें से आवर्त गुण नहीं है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, परमाणु आकार, रेडियोधार्मिता, रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन आत्मीयता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमको यहाँ पे पता है, क्या पता है कि आवर्त सारणी में आप अपना आंसर पॉज करके बताइए। हमको ये पता है कि पीरियोडिक टेबल में, अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है, एटॉमिक साइज एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। तो जब ये तीनों ही पीरियोडिक प्रॉपर्टी हैं, इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी नहीं है। हम एलिमिनेशन, हमको नहीं पता है रेडियो एक्टिविटी है या नहीं, लेकिन हम ये तो जानते हैं ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, तो हमको पता है कि ये आवर्त गुण होते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी नहीं होता है। हम अपने आंसर पे पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द सेल? कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लार्जेस्ट ऑर्गन इन द सेल क्या होता है? कोशिका में सबसे बड़ा अंग क्या है? तो न्यूक्लियस होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, अक्सर बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन जो भी है ये आए हुए क्वेश्चन का सेट ही है, आया हुआ है आपके एग्जाम में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन सॉल्ट इन डिटर्जेंट? अपमार्जकों में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक है? सल्फेट, नाइट्रेट, सल्फोनेट, कार्बोनेट। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन सॉल्ट इन डिटर्जेंट? बताइए, कॉमन सॉल्ट क्या है डिटर्जेंट में? तो कॉमन सॉल्ट डिटर्जेंट में क्या होता है? सल्फेट। क्या होता है? सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी। अ बॉडी विथ यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति वाला पिंड, can't be accelerated, can be accelerated, always accelerated, remains in uniform velocity।
त्वरित नहीं किया जा सकता, त्वरित किया जा सकता है, हमेशा त्वरित रहता है, एक समान वेग में रहता है। तो एक समान गति वाला पिंड क्या होता है? अ बॉडी विथ यूनिफॉर्म मोशन कैन बी एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म मोशन है तो वो एक्सेलरेट हो सकता है, त्वरित किया जा सकता है, एक समान गति वाला है क्योंकि इसलिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम थायोसल्फाइड, सोडियम ऑक्सोलेट। तो सोडियम थाइजोसल्फाइड। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, क्या है कि मुझे सर्दी हो गई है, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को एक्सक्यूज़ मी बोल रही हूँ। मुझे सर्दी हो गई है, इस वजह से ये कारण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज, वनस्पति विज्ञान को इस रूप में भी जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? फाइटोलॉजी, फाइकोलॉजी, पेडोलॉजी या प्लांटोफाइटा। तो किस नाम पे जाना जाता है बॉटनी को? तो बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज फाइटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ, एंथ्रोपॉड्स, एंकोनोडीम्स, एकिनोडीम्स, एंको नहीं एकिनोडीम्स और एनिलाइड्स। तो क्या है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या होता है? हमने पढ़ा है प्रोटोजोआ इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? मच्छर का, छिपकली का, तिलचट्टे का या सांप का? मॉस्किटो, लिजार्ड, कॉकरोच, स्नेक। तो सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिजार्ड। सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। Which of the following cell organ is found in plant but not in animal? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पौधे में पाया जाता है लेकिन जंतु में नहीं? क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये मुझे लगता है ये आप सभी से बन रहा होगा ये क्वेश्चन। तो क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड ओनली इन प्लांट बट नॉट इन एनिमल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। When a body is immersed in a fluid, then force acting on it is। जब किसी पिंड को किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है तो उस पर लगने वाला बल होता है ऊपर की ओर जोर, वजन, मास। तो क्या होता है? अपवर्ड थ्रस्ट, वेट, मास, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। कौन सा होता है? तो व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, When a body is immersed in a fluid, तो कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता है? तो अपवर्ड थ्रस्ट और वेट दोनों ही एक्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है डी, बोथ ए एंड बी। इसको थोड़ा समझते हैं कि कैसे होता है। अपवर्ड थ्रस्ट किसका होता है और वेट किसका होता है? तो जब कोई बॉडी पानी में जैसे ही डुबाई गई तो डुबुक से हुआ ना, तो अपना उसका वेट था, तो उसका अपना वेट लगा। कहाँ लगा? तो डाउनवर्ड लगा, नीचे की ओर लग रहा है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड इस बॉडी का वेट लगता है। ठीक, तो ये एक प्रकार का बल हो गया। अब उसके बाद में ये पानी में अपना भी कुछ, क्योंकि ये क्या करता है, कोई भी चीज़ आती है तो उसको अपवर्ड थ्रस्ट करता है, तो वर्टिकली अपवर्ड जो बल लगता है वो अपवर्ड थ्रस्ट है, ऊपर की ओर ढकेलने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जैसे हम पत्थर डालेंगे तो आप देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, पानी थोड़ा हट जाता है और इस तरह से डिस्प्लेसमेंट आता है पानी का, तो यही अपवर्ड थ्रस्ट कहलाता है। और ये वेट है, वेट किसका? बॉडी का। और अपवर्ड थ्रस्ट किसका है? तो फ्लूइड का है। ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दिस प्रिंसिपल वॉज गिवन बाई। परमाणु न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो एवोगैड्रो, रदरफोर्ड, डाल्टन, नील बोर। तो किसने दिया था ये वाला कॉन्सेप्ट कि परमाणु न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है?
तो ये जो थ्योरी है वो डाल्टन की है। ये किसकी थ्योरी है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। द केमिकल सीक्वेंस ऑफ इनर्ट गैस इज, केमिकल सीक्वेंस ऑफ इनर्ट गैस इज, क्या है केमिकल सीक्वेंस इनर्ट गैस का? आपको बताना है, पॉज कर लीजिए और बताइए कि केमिकल सीक्वेंस क्या होता है इनर्ट गैस का। तो हमने पढ़ा है कि केमिकल सीक्वेंस होता है इनर्ट गैस का हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन होता है। बिल्कुल आपने पढ़ा है, जो कि ग्रुप 8 में आता है, ग्रुप 8A में आता है, इनर्ट गैस, नोबल गैस, और यही केमिकल सीक्वेंस होता है इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लिटमस पेपर के रंग को लाल से नीले रंग में बदल सकता है? एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो कौन बदल सकता है? लाल से नीला कौन कर सकता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन इज सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। कृत्रिम वर्षा के लिए, क्लाउड सीडिंग के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो हम सभी ने पढ़ा है कि क्लाउड सीडिंग जो कि आर्टिफिशियल रेन के लिए करवाई जाती है, उसमें सिल्वर आयोडाइड यूज़ किया जाता है। कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज वर्चुअल फोर्स? तो कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो वर्चुअल फोर्स कौन सा है? तो वर्चुअल फोर्स जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वर्चुअल फोर्स बोलते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा 24 क्वेश्चन का MCQ प्रैक्टिस सेट था। आई होप ये आपके एग्जाम में आपकी मदद करेगा। मदद करे ना करे, आपको एक बेटर क्लैरिटी ज़रूर देगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन को करेंगे। ठीक, यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।